नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये छोटा सा ही वीडियो होगा, लेकिन उन लोगों के लिए है जो कोचिंग वगैरह में नहीं पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, ग्रामीण प्रदेशों में रहते हैं। उनके लिए ये मददगार होगा कि उत्तर जो लिखते हैं हम, तो वो किस तरह से एक मॉडल जो होता है ना, मॉडल आंसर, वो किस प्रकार का होना चाहिए और अच्छा कैसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बेस्ट होता है। बहुत बार मैंने सिर्फ दिखाया है, आज लाइन बाय लाइन मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। एक स्टूडेंट का ही कॉपी है, जिनका भी है धन्यवाद, आपने ग्रुप में भेजा था और अच्छा लिखा था इन्होंने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बता दिया जाए कि आप भी ऐसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। पूरे आंसर को देखिएगा शुरू से अंत तक। और आंसर पता है क्या होता है दिक्कत एग्जामिनेशन में, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या आप सोच समझ है, कितना आपने पढ़ा है, क्या आपका ज्ञान है, नॉलेज है, सब कुछ वो आपका आंसर ही बयान करता है। बाकी वहाँ आंसर चेक करने वाले के सामने तो आप नहीं बैठे होते, तो देख के बता देगा कि ये आदमी बहुत पढ़ने में तेज़ है वगैरह वगैरह। तो जो आपने लिखा होता है ना, वही आपका काम आता है। 3 घंटे का रंगमंच है वो, रंगमंच। उसमें जितना कलाकारी करके आते हैं आप, जितनी ज़्यादा आप अपनी कला को दिखा पाते हैं, ज्ञान को दिखा पाते हैं और लेखन शैली को दिखा पाते हैं, उसी आधार पर आपका अंक मिलता है। ओके, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल पर क्या सब मिल जाएगा आपको। अपने चैनल पर मिल जाएगा आपको GS1, GS2, IR, निबंध लेखन का अगर प्रैक्टिस करना है डेली तो वो भी कर सकते हैं आप। उसके अलावा आपको और भी बहुत सारे MCQ गाइडेंस रिलेटेड भी वीडियो आपको बहुत सारे मिलते हैं। कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ था प्ले लिस्ट का, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। तो छोटा वीडियो होगा, शुरू से अंत तक पढ़ते हैं और फिर इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। वैसे बहुत सारे लोग रोज़ आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप भी जुड़ जाइए और कीजिए आंसर राइटिंग। ओके, बिरसा मुंडा विद्रोह की विशेषताओं को की समीक्षा कीजिए। बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था, उलगुलान विद्रोह जिसको कहा जाता है, उलगुलान शब्द के बारे में यूपीएससी ने 2019 पीटी में पूछा था कि उलगुलान निम्न में से किससे संबंधित था। तो ये उलगुलान विद्रोह है, बिरसा मुंडा विद्रोह, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग में बीपीएससी में हर दूसरे साल इस विद्रोह से सवाल पूछे गए हैं। कौन कौन से विद्रोह से पूछा जाता है? एक बिरसा मुंडा है, एक वहाबी है, वहाबी, एक संथाल है, संथाल विद्रोह। इन्हीं सब 3-4 विद्रोह जो सिलेबस में आपका लिखा हुआ है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो आंसर राइटिंग के लिए आपको मदद करेगा ये। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो आप भी कीजिए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, चलिए देखते हैं क्या लिखा है कैसे नहीं। सबसे पहले भूमिका लिखते हैं हम। आपको पता ही होगा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला रही है, जिसने समय समय पर ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाने की कोशिश की। इसी विद्रोह में से एक था मुंडा विद्रोह, जो तत्कालीन आंदोलन में सर्वाधिक संगठित और विस्तृत था। आदिवासी आंदोलन जितने भी हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा संगठित और विस्तृत आंदोलों में से एक था बिरसा मुंडा आंदोलन। भूमिका ऐसे ही लिखी जाती है। 4 लाइन में हमने इस विद्रोह की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दिया। और इनकी एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी कि हिंदी में शुद्ध ही नहीं किया इन्होंने। जिनका भी आंसर है वो अगर कमेंट करेंगे तो मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगा, तो आप भी उनसे पूछ सकते हैं कैसे क्या प्रैक्टिस करते, कहाँ से पढ़ते हैं। उसके बाद से देखो इन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया। मुंडा विद्रोह प्रथम चरण और द्वितीय चरण काफ़ी डिटेल में लिखा है इन्होंने। सरदारी 1881 से 95 और 1899 से 1900 ईस्वी में उलगुलान विद्रोह हुआ था। मुंडाओं ने पहले भी विद्रोह किया था जो अहिंसक था, लेकिन अहिंसक आंदोलन से मुंडाओं की स्थिति जो थी वो नहीं बदली। वो बोलते हैं, रामायण में लाइन है ना कि विनय न माना जलधि जरा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तबा, भय बिन होय न प्रीत। तो वही वाला है, पहले अहिंसक इन्होंने किया, लेकिन भय बिन प्रीत तो होता नहीं है, तो फिर इन्होंने हिंसक रूप धारण किया था। इससे सबक लेते मुंडाओं ने बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान को काफ़ी उग्र व हिंसक बनाया। जब अहिंसक चीज़ों से सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंचती है, तभी जाके हिंसा का सहारा भी लोग लेने लग जाते हैं। ये भी एक सबक होता है। इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि इतिहास से कुछ सीख सकें, लेकिन इतिहास हमें ये भी सिखाती है कि हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते हैं। ओके, अन्य जनजातीय विद्रोह की तरह मुंडा विद्रोह भी जनजातीय जीवन में बाह्य हस्तक्षेप, औपनिवेशिक नीति से उपजे असंतोष के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। जैसे बाकी सारे विद्रोह हुए हैं आदिवासियों के, किस किस चीज़ को लेकर हुआ है? जंगल जमीन और मुख्य रूप से धर्म। जब ईसाई मिशनरियों ने प्रवेश करना शुरू किया ना अलग अलग आदिवासी इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड में, दक्षिण भारत के इलाकों में, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा हुए थे। जब उनके जंगल के कानून जो था, उनका अपना कानून था, उसमें हस्तक्षेप किया तो उसके कारण भी विद्रोह हुए। ज़मीन उनकी जब छीन ली गई उसके कारण भी विद्रोह हुए। आज भी भारत सरकार छठी और
छठी और पाँचवीं अनुसूची बनाकर जो आदिवासी लोग हैं उनको अपने इलाकों में स्वायत्तता प्रदान करती है। ये इसी चीज़ से सीखा है हमने कि जिनको स्वायत्तता चाहिए वो हमारा कुछ बिगाड़ते हैं, वो अपने जीवन में अपने संस्कृति से खुश रहते हैं, तो खुश रहिए। वो बड़े आत्मनिर्भर टाइप के लोग होते हैं। मुंडाओं का जीवन अत्यंत सरल था। उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन मान्यताएं जल जंगल जमीन से काफ़ी जुड़ी हुई थी। अंग्रेज नीतियों ने प्रत्यक्ष रूप से जंगल जमीन पर इनके नियंत्रण को कमज़ोर कर दिया। साथ ही उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जिससे आदिवासियों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, घृणा को बढ़ा दिया। अब इन्होंने कारण लिखा है। कारण क्या क्या था इसका? लिखने का तरीका आप अच्छा लगा होगा आपको। राजनीतिक, वन, तात्कालिक, धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक, ये सब कारण इन्होंने लिख दिए। आप किसी और तरीके से लिखिए, आप ऐसे करके लिख लीजिए, आप ऐसे बना लीजिए। यहाँ लिखा 1, 2, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, ऐसे सातवां पॉइंट, ऐसे ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पेड़ बना के लिख लीजिए आप। आर्थिक कारण, भू राजस्व की दरों में इजाफा, अनुत्पादक भूमि और परंपरागत खेती के कारण गरीब जनजातीय किसान बड़े लगान को चुकाने में असमर्थ थे। इससे महाजन, सूदखोरों और साहूकारों पर इनकी निर्भरता को बढ़ाने का कार्य किया गया। जमींदारी व्यवस्था, नई भू नीतियाँ, मुंडाओं के पारंपरिक खुटकट्टी व्यवस्था का स्थान पर जमींदारी व्यवस्था लागू करना। इस कारण जमींदारों ने मुंडाओं को जमकर शोषण किया। इससे उपजे असंतोष की परिणति कई बार हिंसक आंदोलन के रूप में देखी गई। कुछ भी ऐसा नहीं रॉकेट साइंस लिखा जो आपको नहीं पता हो। इन्होंने भी तो किताब से ही लिखा है, पहले पढ़ा होगा फिर लिखा होगा, कुछ लिखते समय मदद लिया होगा। ये भी तो इंसान ही है, आप भी लिख सकते हैं इसी तरह से। कोशिश लेकिन आपको करना ही पड़ेगा ना कि हाँ मैं भी लिखूँ। पहले टॉपिक को पढ़ लीजिए, फिर उससे लिखने की कोशिश कीजिए। पहले मुंडा विद्रोह पढ़ लिया, फिर मुंडा विद्रोह को लिखने की कोशिश की, ऐसे ही पॉइंट में सजा के। समझ रहे हैं ना चीज़ों को मैं जो कह रहा हूँ। अगला है सामाजिक धार्मिक कारण। इन्होंने लिखा है आदिवासी समाज के सबसे निचले तबके एक अशिक्षित, जागरूकता विहीन समुदाय थे। वे अपने सामाजिक धार्मिक जीवन में किसी प्रकार के परिवर्तन के विरोधी थे। अंग्रेजों द्वारा किए गए सामाजिक पुनरुत्थान के कार्य, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश, उनके द्वारा लोगों का धर्मांतरण, दीकुओं के प्रवेश। दीकू का मतलब होता है बाहरी लोग। बाहरी का मतलब बाहरी कोई भी हो गया, ब्रिटिश से लेकर भारतीय को सूदखोर महाजन सब बाहरी हो गए। उनके लिए जंगल का आदमी बाहरी हो गया। उन्होंने दीकुओं को मारो का नारा भी दिया था। प्रवेश व उनके सामाजिक ढांचे में परिवर्तन और संतोष की भावना को और भी ज़्यादा प्रबल कर दिया। ओके, अब राजनीतिक और प्रशासनिक कारण क्या थे? सभी कारण को एक्सप्लेन किया है इन्होंने, लॉन्ग फॉर्म में लिखा है। जनजातियों को अपनी राजनीतिक प्रशासनिक संस्था, पढ़ा पंचायत को समाप्त कर नवीन व्यवस्था, पुलिस कचहरी जैसी संस्था, जिससे मुंडा न तो परिचित थे न ही तात्कालिक व्यवस्था ने उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। एकदम से किसी की ज़िंदगी बदल दिया भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है कि सब कुछ उसके रीति रिवाज, परंपरा सबको आप खराब बोलकर खुद का सब कुछ थोप दोगे। परिणामतः मुंडाओं को कभी भी इन व्यवहारों पर, व्यवस्थाओं पर यकीन ही नहीं हुआ। तात्कालिक व वन नीति, अब देखो कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक कोई कारण होता है जिसके कारण विद्रोह जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे 1857 हम लोग पढ़ते हैं ना कि वो इनफील्ड राइफल वाला, तो वैसा ही घटना यहाँ पर भी हुआ। वन नीति तात्कालिक सभी जनजातीय आंदोलन में एक सामान्य कारण था। आदिवासी जो वनों को पूजते थे, रोजगार जीविका प्राप्त करते थे, वन पर अपना पारंपरिक हक समझते थे, लेकिन अंग्रेजी प्रसार ने उनके इस हक को छीन लिया। मुगल काल के पश्चात तक, जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए हैं, तब तक वन प्रदेश जो था वो किसी के अंदर नहीं आता था। किसी महाजन या किसी व्यापारी, किसी सेठ साहूकार के अंदर नहीं आता था। वन पर सबका अधिकार था, सब उससे फल खा सकते थे, सब पानी पी सकते थे हर जगह से। इसके कारण आपने देखा होगा मुगल पीरियड तक में भी भारत में कभी भूख के कारण लोग नहीं मरे हैं। समझ में आ रही होगी ना चीज़ें, क्योंकि उस समय सार्वजनिक चीज़ें बहुत सारी होती थी जहाँ से लोग गुजर बसर कर सकते थे। गरीब से गरीब आदमी का पेट भर जाता था। और आज के समय में अगर इतने वन है तो सोचो उस समय में कितने वन रहे होंगे जब आबादी भारत की बहुत ही कम थी। अगला क्या है? प्रसिद्ध आदिवासी साहित्यकार हरिराम मीना लिखते हैं कि मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्तो व उसके दावे कभी मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। ये आदिवासी कवि हैं, इसका इन्होंने लाइन लिखा है, बहुत ही बेहतरीन लिखा है। उपरोक्त कारणों से उपजे असंतोष से 1890 के दशक के मध्य तक बड़े आंदोलन, अनुकूल सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेश निर्मित हो चुका था। आवश्यकता थी एक योग्य व कुशल नेतृत्व की, जिसकी भरपाई 25 वर्षीय बिरसा मुंडा ने की। बिरसा मुंडा जी ने घोषित किया कि मैं भगवान हूँ। अब कई सारे लोग बोलते हैं खुद ही से खुद को भगवान बोलेगा, कैसा आदमी होगा? देखो, एकजुट बनाने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए कोई न कोई पैमाना लेना ही पड़ता है। चाहे वो धर्म का पैमाना हो, चाहे वो जाति का पैमाना हो, चाहे वो भाषा का पैमाना हो, चाहे वो भारतीयता का पैमाना हो। हम भारतीय एक हैं, हम भारतीय के पैमाने पर एक होते हैं। उस समय आदिवासियों को एक करना था तो उनको
ईश्वर में विश्वास जगा कर कि मुझे ईश्वर ने भेजा आपका कल्याण करने के लिए। जिस आदिवासी समाज में किताब कॉपी की शिक्षा कम थी, उनको जागरूक करने का कोई तो माध्यम अपनाते थे ना वो। तो यही माध्यम था सबसे सरल। धर्म जो होता है, चाहे वो शिक्षित व्यक्ति हो अशिक्षित व्यक्ति हो, सबके जीवन में एक स्थान रखता है। इसीलिए उन्होंने इस टूल को अपनाया था। ओके, काटोंग बाबा, काटोंग साहेब, काटोंग राजी, काटोंग यानी काटो बाबा सभी को, यूरोपियों को काटो, दूसरी जातियों को काटो, सबको काटो। तो ये हिंसक नारा था। ओके, ये था मुंडाओं का गाना जिसे वो सामूहिक प्रार्थना सभाओं में गाया करते थे। इस कथन से साफ पता चलता है कि इस विद्रोह का स्वरूप कितना हिंसक था, वो इनकी औपनिवेशिक विरोधी प्रवृत्ति कितनी अस्पष्ट थी। यही कारण था इस बार विद्रोहियों ने पुलिस चौकियों के साथ साथ जमींदार महाजनों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं अंग्रेजों के बीच सशस्त्र संघर्ष होता रहा। फिर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा में बिरसा के नेतृत्व वाले मुंडाओं ने अंग्रेजों के नाक पे दम कर दिया। धीरे धीरे रांची और सिंहभूम के बाहर पूरे छोटा नागपुर में यह आंदोलन फैल गया। इसी तरह से आपको भी मैप बनाना है। ये संयुक्त बिहार है, झारखंड भी का भाग है। अब इसमें ये दिखा देना है कि किस भाग में वो विद्रोह हुआ था। समझ में आ रही होगी चीज़ें। ऐसी तरह से आपको भी आंसर लिखना है। उसके बाद इन्होंने पूरा लिखा है इसके बारे में कि कैसे क्या आंदोलन हुआ। फिर स्वरूप व उद्देश्य लिखे। आंदोलन का उद्देश्य लिखना बहुत ही जरूरी होता है, किस लिए ये आंदोलन हुआ था। उद्देश्य लिखा है इन्होंने। हालांकि बिरसा द्वारा शुरू से आंदोलन प्रारंभ में एक धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन था, जिसे बिरसा ने अपने मुंडा समाज व्याप्त कुरीतियों को समाप्त कर लोगों के बीच एक आदर्श सामाजिक धार्मिक जीवन की शुरुआत करना चाहा। लेकिन शीघ्र ही इससे सामंती जमींदारी व्यवस्था, साहूकार ठेकेदार द्वारा शोषण के विरुद्ध भी घेराबंदी शुरू कर दी गई। एक चीज़ के लिए, एक मोटिव के लिए जब लोग एक हो जाते हैं तो उनको अलग अलग मोटिव के लिए फिर एक करना आसान हो जाता है। अब एक हो गए तो अब एक होने के बाद क्या होगा, आंदोलन मजबूत हो जाएगा, इनका लोगों का समर्थन मिलता रहेगा। यही सब तरीके होते हैं। देखो कहीं भी आपने आंदोलन देखा होगा ना, कोई सा भी, तो उसके पीछे कॉमन मोटिव सबसे पहले बनाना होता है। जैसे बीपीएससी का ही पेपर लीक हुआ तो पेपर का एक मोटिव बनाना पड़ा ना, तभी जाकर आंदोलन हुआ कि हमें साफ सुथरा व्यवस्था चाहिए। तो ये क्या था, मोटिव था। ओके, जिससे आंदोलन अप्रत्यक्ष रूप से औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध होने लगा। मुंडाओं ने अपनी पारंपरिक शस्त्र औजार छापामार युद्ध से लड़ाई लड़ी। छापामार युद्ध तो जानते होंगे ना, गुरिल्ला पद्धति जिसको बोलते हैं, मतलब अटैक करो और निकल जाओ। जो नक्सली लोग आज लोग करते हैं वही वाला सिस्टम, अटैक करो छुप के और भाग जाओ, यही होता छापामार युद्ध पद्धति। साधन में कमज़ोर होने के बाद भी अपनी इच्छा शक्ति और साहस बहादुरी के साथ मुंडाओं ने अंग्रेजों का सामना किया। पढ़े लिखे युवा बिरसा के नेतृत्व वाले इस विद्रोह के जरिए व्यापक राजनीति व आर्थिक धार्मिक स्थिति में परिवर्तन लाना चाहते थे, जिसमें क्या क्या था, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों से मुंडा समाज को मुक्ति दिलाना, नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार व एकस्वरवाद का संदेश, ताकि शोषण मुक्त आदर्श समाज की स्थापना हो। यही इसकी विशेषता थी कि एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ साथ ये औपनिवेशिक आंदोलन के भी खिलाफ, औपनिवेशिकता के मानसिकता के खिलाफ भी था। मतलब जो औपनिवेशिक सोच है उसके खिलाफ तो था ही, लेकिन पहले था कि खुद में सुधार करो, खुद के धर्म में सुधार करो, खुद के सामाजिक स्थिति को सुधारो, तब जाके हम औपनिवेशिक नीति का विरोध कर सकते हैं। ये इसकी सबसे मूल विशेषता थी इस आंदोलन की। ओके, उसके बाद क्या है, दीकुओं जमींदारों द्वारा छीने गए आदिवासियों की भूमि की वापसी। उसके बाद से क्या है, अबुआ दिसोम रे अबुआ राजा नारा हमारे देश में हमारा राज। इसका मतलब क्या होता है, हमारे देश में हमारा राज, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, यही इसकी विशेषता थी। परिणाम क्या हुआ इसका, हालांकि मुंडा विद्रोह अपने उद्देश्यों को नहीं प्राप्त कर सका, किंतु इसने आदिवासियों को जागरूक व अपने हक के लिए लड़ने वाला बनाया। आज भी बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। संसद भवन के में उनकी फ़ोटो लगी हुई है बड़ी सी सेंट्रल हॉल में, और रांची एयरपोर्ट का भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट नाम है। तो ये सब क्या है, ये जागरूकता पैदा करने वाले एक इंसान के पीछे हज़ारों लोग जो खड़े हुए, उसी का परिणाम है कि आदिवासी समाज जागरूक हो पाया। समझ रहे नहीं इस चीज़ को, मोटिव समझिए आंदोलन का। आंदोलन ने जो चाहा वो भले ही मिला ना मिला, लेकिन उसका बहुत ही दूरगामी परिणाम ये हुआ कि आदिवासी समाज जो है वो जागृत हो गया, अपने कर्तव्यों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हुआ। सबसे मूल चीज़ तो वही था। साथ ही इसने सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर खींचने में सफलता पाई, जिसके तहत छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम 1908 को पारित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, खूंटी व गुमला नामक 2 अनुमंडलों का निर्माण किया गया। खुटकट्टी व्यवस्था को मान्यता मिली, बेगारी से मुक्ति मिली। इस तरह देखने पर हम पाते हैं कि इसके दीर्घकालिक परिणाम रहा। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है, निष्कर्ष इसी तरह लिखना चाहिए आपको,
मैं आंसर पढ़ने नहीं आया हूँ, आपको इतनी देर में फॉर्मेट पर ध्यान देना चाहिए था कंटेंट के साथ साथ। कंटेंट आप अलग भी लिख सकते हैं इससे, लेकिन फॉर्मेट इनका थोड़ा सा देखिएगा ध्यानपूर्वक। तथा निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि इन जनजातीय विद्रोहों ने ऐसे समय में औपनिवेशिक नीति के पृष्ठभूमि में आकार लेने वाले असंतोष को मुखर अभिव्यक्ति दी जब राष्ट्रीय आंदोलन का आविर्भाव भी नहीं हुआ था। 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा जी की मौत हो गई 1901 के आसपास, लेकिन उससे पहले बिरसा मुंडा जी ने एक राष्ट्रीय आंदोलन का अभी जन्म ही ले रही थी राष्ट्रीय आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन हुआ भी नहीं था। उससे पहले ही इन्होंने ये दिखा दिया कि औपनिवेशिक नीति का विरोध किस तरह से किया जा सकता है, हिंसक और अहिंसक दोनों तरीकों को। अब फॉर्मेट देखिएगा एक बार ढंग से। क्या आपको भूमिका लिखना आया? इन्होंने भूमिका बहुत अच्छा लिखा। भूमिका लिखना आया आपको? भूमिका के बाद यहाँ से मुख्य हिस्सा शुरू हो गया है। इन्होंने पूरा मुख्य हिस्सा लिखा है, कारण लिखा है, फिर इसका स्वरूप क्या था वो लिखा है, हर एक कारण वाले पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, स्वरूप क्या था उसको लिखा है, फिर मैप भी बनाया है, क्योंकि विद्रोह जब भी लिखे हिस्ट्री में तो उसमें मैप ज़रूर बनाइए। मैप बनाने से ये होता है कि अंक थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। मैप बनाने के बाद इन्होंने स्वरूप व उद्देश्य को लिखा है। जहाँ तक संभव हो पाया है इन्होंने पॉइंट में और पैराग्राफ दोनों को मिक्स करके लिखने की कोशिश की है। वैसे पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की शैली आपकी कैसी है सबसे ज़्यादा मायने वही चीज़ रखती है। आपकी शैली अच्छी होगी। और पैराग्राफ कभी लॉन्ग मत बनाइए, छोटे छोटे पैराग्राफ। देखिए इनके भी आंसर में वही चीज़ मिलेगा आपको, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। ये 3 लाइन का, ये 4 लाइन का, ये 3 लाइन का, इतने छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने से एक लयबद्धता बनी रहती है। उम्मीद करता हूँ जो लोग दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, जो कोचिंग वोचिंग नहीं करते हैं, उनको अगर आइडिया नहीं होगा कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से लिखा जाता है अच्छा आंसर, भूमिका कैसे लिखी जाती है, निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है, मुख्य हिस्सा कैसे लिखा जाता है। समझ में आ रहा होगा। आंसर में एक फ्लो दिखा आपको, इसीलिए लाया था मैं। जिनका आंसर है वो उनको अगर कमेंट करते तो मैं टैग कर दूँगा। तो बस यहीं तक था, इस छोटा सा वीडियो था। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का देखने के लिए।